तो आइए, आपका स्वागत है सस्ता एंड खस्ता फिजिक्स के एपिसोड सेकंड में। तो यहाँ पे देखो क्या है, हम बात करेंगे टेंशन इन अ स्ट्रिंग के बारे में। मान लो कि एक रोप है, रस्सी, जिसके नीचे एक मास लगा हुआ है एम। अगर ये रस्सी मासलेस है, यानी इसके कोई भी मास नहीं है, नगण्य है, नेग्लिजिबल मास है, या फिर ये रस्सी इन एक्सटेंसिबल भी होनी चाहिए, दोनों ही क्वालिटी होनी चाहिए। तो उस केस में इस मास के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो होती है mg, जिसको वेट बोलते हैं। और ऊपर की तरफ रस्सी इसको ऊपर खींच रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ, और ये जो फोर्स होगी उसको बोलेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में, रस्सी में जो तनाव है, जो टेंशन है, वही टेंशन ऊपर की तरफ इस ब्लॉक के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे वही टेंशन नीचे की तरफ होगा। समझ में आया? तो इस ब्लॉक में अगर ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो देखो टेंशन ऊपर की तरफ लग गया, mg नीचे की तरफ लग गया, इसलिए माइनस mg। कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगी, वेट। आ गई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितनी है, टेंशन माइनस mg, और मास तो m है, एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो है। ओके, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट का पार्ट है। ये मत समझ लेना कि ये ब्लॉक नीचे गिर रही है जी एक्सेलरेशन से। ओके, याद रखना हमेशा, जैसे आप कोऑर्डिनेट में होते हो, ऊपर की तरफ फोर्स पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ फोर्स नेगेटिव होगी। राइट साइड फोर्स पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड फोर्स नेगेटिव होगी। अगर कोई इंक्लाइन है, इंक्लाइन इंक्लाइन अप हम पॉजिटिव लेंगे, इंक्लाइन डाउन हम नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारी साइन कन्वेंशन रहेगी पूरी की पूरी चैप्टर सॉल्व करने में। अब इसी को थोड़ा सा और ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, उसके नीचे एक पुल्ली लटका दिया, एक चक्री लटका दिया, एक घिरनी लटका दिया, और घिरनी से एक रस्सी जो इसके ऊपर से होते हुए ऐसे आ रही है। इसका मास m1 है, यहाँ मास m2 है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालेंगे या उसके बारे में क्या सोचना है उस पर बात करेंगे। m1 है, m1 ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, m1g लगेगी। यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन क्या हो जाएगा, t। m2 के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, m2g लगेगी। यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा, t। अब देखो यहाँ भी मैंने t लिख दिया, यहाँ भी मैंने t लिख दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर एक ही स्ट्रिंग है, एक ही धागा है, और जो हमारा पुल्ली है वो मासलेस है। समझ में आया? फ्रिक्शनलेस है। ओहो हो। अब अगर ये दोनों मास बराबर हैं, अगर m1 इक्वल टू m2 होगी तो मास मूव नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा। अगर एक ज़्यादा है, मान लो m1 ज़्यादा है m2 से, तो ये वाली ब्लॉक नीचे आएगी, ये वाली ब्लॉक ऊपर जाएगी। ये वाली ब्लॉक अगर नीचे आएगी a एक्सेलरेशन से, तो ये वाली ब्लॉक ऊपर जाएगी सेम a एक्सेलरेशन से, क्योंकि ये एक ही धागे से बंधे हुए हैं। तो अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लिखना है, सेकेंड लॉ। देखो कैसे लिखेंगे। टोटल फोर्स क्या लग रही है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही तो पॉजिटिव ले लिया, नीचे की तरफ माइनस m1g हो जाएगा इस ब्लॉक के ऊपर, और एक्सेलरेशन किधर जा रही है, नीचे की तरफ, तो नेगेटिव लेना है, माइनस m1 इंटू ए ले लेना है। ये हो गई इक्वेशन 1। इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है, बहुत अच्छी बात है। नीचे की तरफ माइनस m2g लग रही है m2 ब्लॉक में, बहुत अच्छी बात है, देख लो। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ये m2 इंटू ए हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे को टेंशन मिल जाएगा। जो भी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो चलो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो t और t कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे m2g आ गया, पॉजिटिव है, ऊपर माइनस m1g आ गया। यहाँ पे देखो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो a कॉमन ले लो, माइनस a, तो क्या बन जाएगा, ये m1 प्लस m2।
तो यहाँ से आप देखो a माइनस ए इक्वल टू क्या हो गई, m2 माइनस m1, g कॉमन ले लो अपॉन m1 प्लस m2। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, अगर माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो m2 m1 है, इसकी जगह बदल जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, m1 माइनस m2 हो जाएगी, नीचे m1 प्लस m2 हो जाएगी, और यहाँ g आ गई। यही हो गई ना एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, टेंशन मिल जाएगी, m1g को राइट साइड लेके जाओ। कमाल कर दिया, कमाल। अब इसी सवाल को टेक्निक से करेंगे। टेक्निक कमाल की होनी चाहिए, बिल्कुल। तो देखो एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ जा रही, तो लिखो a डायरेक्ट। हमारे को नीचे में लिख देना टोटल मास। इस सिस्टम का टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, तो डायरेक्ट लिख दो m1 प्लस m2। अब ड्राइविंग फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं जो एक्चुअली नीचे लेके आती है। तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स m1g है, जो अपनी वेट की वजह से नीचे लेके आ रही है, तो यहाँ लिख दो m1g। उसके बाद रेजिस्टिव फोर्स उसको बोलते हैं जो रोकती है, तो यहाँ देखो m2g क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है, वो इसके m1g के मोशन को रोक रही है, तो यहाँ लिख दो माइनस m2g। कमाल हो गया। अब g कॉमन ले लो, इतना ही आया था ना एक्सेलरेशन, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर से बता देता हूँ, ये जो वेट है ये ड्राइविंग फोर्स है, m1g कितनी है, ड्राइविंग फोर्स है, m2g क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है। यहाँ पे लिख दिया और नीचे टोटल मास कर दिया, एक्सेलरेशन मिल गया। यही कमाल करनी है आपको। चलो इस सवाल को समझते हैं। देखो यहाँ एक कार है, इस कार की वेट है 13,000 न्यूटन। ये कार 80 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, रफ्तार से आगे की तरफ जा रही है और 61 मीटर की दूरी पे जाके ये रुक जाती है। तो हमारे को ब्रेकिंग फोर्स निकालनी है और टाइम, कितने टाइम के बाद ये जाके रुकी है। तो कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है। अभी समझो कार इधर जा रही है तो थ्रस्ट इसका इस साइड है, ब्रेकिंग फोर्स इधर से आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स भी बोलते हैं। ब्रेकिंग फोर्स को रिटार्डिंग फोर्स भी बोलते हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सबसे आसान काम है इसको सॉल्व करना। तो काइनामेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। तो देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आप 0 लिखोगे। इनिशियल वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर, आप इसको 5/18 से डिवाइड कर दो और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू को यहाँ लिख दो। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू एस, एस जो है वो कितनी है, 61 है। तो इससे आपको a मिल जाएगी और एक्सेलरेशन किस में मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी। क्लियर। अब एक्सेलरेशन मिल गया तो आपको ब्रेकिंग फोर्स मिल जाएगी। ब्रेकिंग फोर्स क्या हो जाएगी, टोटल ऑपोजिट फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मास है नहीं, मास कैसे निकालोगे, वेट को अगर g से डिवाइड करेंगे तो मास मिलेगा। तो इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मास मिलेगा 1300 kg। 1300 यहाँ डालोगे, यहाँ से एक्सेलरेशन डालोगे और आपको मिल जाएगी ब्रेकिंग फोर्स। टाइम आप कैसे निकाल सकते हो, v माइनस यू इक्वल टू क्या होती है, 80। v 0 है, u आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन यहाँ पे आपने निकाला हुआ है और टाइम यहाँ से मिल जाएगा। पुट करो, आंसर निकालो। फिर से मैं समझा देता हूँ, ब्रेकिंग फोर्स जो होती है वो रिटार्डिंग फोर्स होती है। और रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या है, अगर एक गाड़ी चल रही है किसी स्पीड से तो वो क्या होगी, धीरे 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 जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। जब गाड़ी स्लो डाउन होके रुकती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जब गाड़ी फास्ट होते जाती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और ब्रेकिंग फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। ओके, अब समझो एक गाड़ी है जिसकी मास m है, u स्पीड से चल रही है, f ब्रेकिंग फोर्स लगता है, तो ये कुछ दूर जाके s डिस्टेंस जाके ये रुक जाती है और रुकने में जो टाइम लगता है वो t है। तो एक्सेलरेशन जो है वो आपकी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखो ब्रेकिंग फोर्स भी गिवन है, तो ब्रेकिंग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा,
मास टाइम एक्सेलरेशन, और मास हमारे को दिया हुआ है m। ओके, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी ब्रेकिंग फोर्स अपॉन मास, और यहाँ पे ये नेगेटिव होगी। ब्रेकिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होती है, ऑपोजिट लगती है, इधर लगेगी, मोशन के ऑपोजिट लगती है। ओके, अगर s निकालना हो तो आप यूज कर सकते हो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ut प्लस हाफ ATA², क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन है और टाइम गिवन है। लेकिन अगर t निकालना हो और s दिया हो तो भी आप सेम इक्वेशन यूज कर सकते हो। ओके, तो आप काइनेमेटिक्स के बारे में सोचोगे और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma के बारे में सोचोगे, इस तरह के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। जब भी ब्रेकिंग का क्वेश्चन होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो। अब एक मज़ेदार प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पे एक पुल्ली है और पुल्ली के ऊपर से रस्सी जाती है, एक दूसरी पुल्ली के ऊपर से रस्सी आती है और यहाँ इस तरह से आ जाती है। चलो मैं इसके ऊपर एक टेबल भी बना देता हूँ इस तरह से, ब्रुम ब्रुम। यहाँ पे है 5 kg का मास और यहाँ है 5 kg का मास, करेक्ट। तो देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी। यहाँ पे अभी आपने सीखा है नीचे की तरफ फोर्स लगेगी m इंटू जी, तो 5 इंटू 10 50 न्यूटन है ना। ऊपर की तरफ जो होगी टेंशन यहाँ T होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रोप है, एक ही रस्सी है, इसलिए टेंशन सेम होगा। यहाँ पे टेंशन T हो जाएगी और यहाँ पे टेंशन हो जाएगी अगेन T, तो यहाँ हो जाएगी T, यहाँ हो जाएगी T और यहाँ भी हो जाएगी T। इस तरह से आपको बैलेंस करना है। जब पुल्ली पे लेते हैं ना तो ऑपोजिट होती है, या यहाँ देखो पुल्ली क्या हो रही है, दोनों टेंशन ऑपोजिट हो रही है, इधर इधर है ना। तो इस तरह से होना चाहिए। आपको टेंशन मार्किंग करने आ गया होगा। तो यहाँ भी देखो नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन। तो पूरे की पूरे रस्सी में सेम तनाव है। तो अब मान लो यहाँ पे हम एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देते हैं, यानी स्प्रिंग स्केल लगा देते हैं। चलो यहाँ पे हम एक स्प्रिंग स्केल लगा देते हैं। तो क्या ये स्प्रिंग स्केल आपको 10 kg मास दिखाएगी या, क्योंकि यहाँ तो 2 वेट है, नहीं, स्प्रिंग स्केल क्या दिखाएगी, 5 kg, यानी 5 kg का जो टेंशन होगा यानी 50 न्यूटन जो होगी वही दिखाएगी टेंशन, यानी मास 5 kg ही दिखाई देगा। क्योंकि स्प्रिंग क्या मेजर करता है, टेंशन मेजर करता है, और टेंशन कितनी है, 50 न्यूटन है। इसीलिए मास कितना ऑब्जर्व करेगा हमारा स्प्रिंग स्केल, 5 kg ऑब्जर्व करेगा, 10 kg ऑब्जर्व नहीं करेगा। फिर से आ जाओ एक दूसरा, अगर यहाँ पे एक वॉल हो और स्प्रिंग लगा देते हैं, स्प्रिंग स्केल, और यहाँ एक पुल्ली और एक मास लगा देते हैं और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अगेन 5 kg ले लो, तो देखो नीचे की तरफ फोर्स क्या होती है, mg। इस ब्लॉक के ऊपर तो क्या हो जाएगी, 50 न्यूटन। ऊपर की तरफ टेंशन, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन और इधर भी टेंशन, और करेक्ट ना। तो अगेन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रोप है ना, एक ही धागा है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, और ये धागा जो है यहाँ से होते हुए पास कर रही है, तो इस केस में अगेन टेंशन जो हो जाएगी वो 50 न्यूटन ही होगी, यानी स्केल 5 kg ही मेजर करेगा। अब इस सवाल को देखो, कमाल का सवाल है। मान लो यहाँ पे 0.25 kg का एक मीटियर है, यानी उल्का पिंड है। अब ये उल्का पिंड जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में फॉल कर रहा है, और जो एक्सेलरेशन है इसकी गिरने की वो 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये आएगा तो हवा इसके ऊपर, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। Fr एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, और वेट जो है वो किधर है, नीचे की तरफ।
ओके, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स जो लग जाएगी, नेट फोर्स, एफ आर किधर है, ऊपर की तरफ, और वेट किधर है, नीचे की तरफ। इक्वल टू क्या होता है, टोटल फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो मास जो होगा इसका और जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो लिखेंगे। नेट एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। तो अब देखो एफ आर किधर है, ऊपर की तरफ है, इसीलिए हमने पॉजिटिव लिया। एयर रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर की तरफ है, इसीलिए पॉजिटिव। ये फाइंड आउट करना, तो एफ आर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। वेट एम जी होता है, तो 0.25 इंटू 10, ये हो गई एम जी, माइनस 0.25 इंटू 9.2 दिया हुआ है, तो क्या आ गया, एफ आर माइनस 2.5 इक्वल टू माइनस 0.25 को 1/4 भी बोलते हैं, तो ये इसको लिख सकते हैं 9.2/4। तो ये क्या हो जाएगी 2, और ये हो जाएगी 46, और ये 2 से 2.3, तो जो एफ आर हो जाएगी वो 2.5 माइनस 2.3, डेट इज 0.2 न्यूटन। यानी एयर जो इस उल्का के ऊपर, इस मीटियर के ऊपर फोर्स लगाएगा वो ऊपर की तरफ लगाएगा, और कितना, 0.2 न्यूटन। और यहाँ एयर कौन सा फोर्स लगा रहा है, रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है। सेम डायरेक्शंस में लगेगी तो क्या होगी, फोर्स एड अप होगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेगी तो वो मैग्नीट्यूड को कम करेगी, तो यहाँ मैग्नीट्यूड को कम कर रही है नेट फोर्स की।